नमस्कार, जेके दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। बात करेंगे स्टेटहुड की और स्टेटहुड के इर्द गिर्द चलने वाली राजनीति की या फिर दिल्ली की यानी केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की, कि आखिर स्टेटहुड देने में इतना समय क्यों लग रहा है। इसके पीछे की एक कहानी मैं आपको आज सुनाना चाहता हूं, जो कल एसपी वैद ने स्मिता प्रकाश जी के साथ एएनआई पे एक इंटरव्यू दिया और जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने 90 के दशक की शुरुआत में 70 टेररिस्ट को छोड़ दिया था। जी हां, सही सुना आपने, 70 हार्डकोर आतंकवादियों को फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने छोड़ दिया था बिना किसी चीज के, बिना किसी इंक्वायरी के। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जब आतंकवाद जम्मू कश्मीर में आया, यानी 90 के दशक की जब शुरुआत हुई, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान लगातार नाकामयाब हो रहा था। और इसके बाद पाकिस्तान की जो आईएसआई थी, उसने एक नया षड्यंत्र रचा। उसने क्या किया कि उसने अब कहा कि अब हमें जम्मू कश्मीर के यानी कश्मीर संभाग से ही लड़के उठाने हैं, उन्हें ट्रेन करना है और उन्हीं को वापस भेजना है। और उन आतंकवादियों को आईएसआई ने या फिर पाकिस्तान की आर्मी ने यह बताया कि जैसे ही आप जम्मू कश्मीर में एक अपसर्ज करेंगे, आतंकवाद को बढ़ाएंगे और उसके बाद पाक सेना आएगी और वो जम्मू कश्मीर में या फिर कश्मीर में आजादी दिलाएगी। 70 आतंकवादी कश्मीर से ट्रेन होकर भारत वापस आते AK-47 के साथ, और जब पुलिस उन्हें पकड़ती, उन 70 के 70 आतंकवादियों को खून पसीना बहाती है, किसी पुलिस वाले की जान जाती है, किसी पुलिस वाले के दोस्त की जान जाती है, और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला की सरकार जो है उन 70 के 70 आतंकवादियों को छोड़ देती। एसपी वैद का कल जो एएनआई में पॉडकास्ट हुआ है, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की बात और मसूद अजहर के रिलीज की बात जो है, कैसे वो सब कुछ हुआ था, उसके बारे में बात की है। तो आप सोचिए कि जब आज मोदी सरकार ने इतने लंबे समय के बाद यानी 7 दशकों के बाद जम्मू कश्मीर में शांति को बहाल किया है, और ऐसे में आप उसी एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट को वापस वो शक्तियां दे सकते हैं जिसमें पुलिस उनके अंडर कंट्रोल हो जाएगी, या फिर आप बात करें कानून व्यवस्था उनके अंडर कंट्रोल हो जाएगी, तो क्या भारत सरकार का ये हेजिटेट होना, ये उनके मन में संशय पैदा होना, स्टेटहुड को लेकर देरी करना क्या जायज नहीं है? अगर आप इस मसले को गौर से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये सही है। क्योंकि 2019 से पहले के हालात सोचिए, बुरहान वानी की किलिंग के बाद के हालात अगर आप सोचेंगे तो आप समझेंगे कि स्टेट के पास वापस अगर कानून व्यवस्था जाती है तो कितना बड़ा संकट फिर से आ सकता है। बात यही खत्म नहीं होती है। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो की बात करें, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो कहता है कि पीएसए के अंदर जो डिटेनीज है उन्हें छोड़ा जाएगा, या फिर वो लोग जिनको आतंकवाद के समर्थन में जिनकी जॉब्स छीनी गई है सरकार द्वारा, उन्हें वापस जॉब्स दिलाई जाएगी। ऐसा डायरेक्ट तो नहीं कहा है, पर संशय यही है। तो आप सोचे कि जब इतनी सारी चीजें चल रही हैं, पास्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऐसा है और प्रेजेंट में भी उनका मैनिफेस्टो कहता है कि हम पीएसए डिटेनीज को वापस छुड़ाएंगे और पीएसए की समाप्ति करेंगे, पब्लिक सेफ्टी एक्ट की समाप्ति करेंगे, उस एक्ट की जो पब्लिक की सेफ्टी के लिए बनाया गया है, और उसके अंतर्गत लोगों को अंदर डाला जाता है, जेल में डाला जाता है, या देश के अन्य जेलों में जिनको रखा गया है इस समय, उन लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार अगर छुड़ाने की बात कर रही है, तो ऐसे में आखिरकार दिल्ली में बैठी जो सरकार है या केंद्र में मोदी की जो गवर्नमेंट है, वो स्टेटहुड आपको क्यों देगी? अपने आप में ये सारी जो चीजें हैं, ये दिल्ली में बैठी सरकार के मन में संशय पैदा करती हैं कि जिस हिसाब से जो भारत की, अगर हम पूरे भारत, समूचे भारत की बात करें, तो लगभग 70,000 से ज्यादा कैजुअलिटीज जो है जम्मू कश्मीर को लेकर हो चुके हैं। तो आप सोचिए कि यहां क्या चल रहा है। एक तरफ तो सीज फायर वायलेशन आजकल नहीं देखने को मिल रही है, पर सीज फायर वायलेशन कहां होती है? आप सोचिए, जहां जंग चल रही है। सीज फायर का मतलब क्या है? यानी गोलीबारी को रोक लेना, और उसकी वायलेशन होती रहती है जम्मू कश्मीर में। तो ऐसे में एक ऐसी स्टेट जहां पर लगातार जंग के हालात, जहां पर लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं, और उमर अब्दुल्ला के आने के बाद भी आतंकवादी हमले रुक नहीं रहे हैं बल्कि बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर कानून व्यवस्था या फिर पुलिस एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के या फिर जम्मू कश्मीर की सरकार के अंडर कंट्रोल में आ जाती, तो क्या गारंटी है कि 2019 से पहले के हालात वापस खड़े नहीं होंगे?
और ऐसे में दिल्ली संशय क्यों नहीं करेगा? तो ये सब कुछ ये इसलिए आज चर्चा निकल कर आई 70 आतंकवादियों को छोड़ने की, क्योंकि जो एसपी वैद है, एसपी वैद डीजीपी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, और उस जमाने से वो लगातार जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था को देख रहे हैं, उसका पार्ट है 90 के दशक से जब आतंकवाद की शुरुआत होती, और आज कहीं ना कहीं जब आतंकवाद अपनी समाप्ति के चरम पर तो नहीं पहुंचा है, पर कहीं ना कहीं उन आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है, या फिर पत्थरबाजी की घटनाएं तो लगभग पूरी समाप्त हो चुकी है। तो ऐसे में आप सोचिए कि आखिरकार ये जो एनसी का इतिहास है, या फिर जो उसका प्रेजेंट है, जिसमें वो पीएसए डिटेनीज को छुड़ाने की बात कर रही है, या फिर पीएसए जैसे एक्ट, इसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट को खत्म करने की बात कर रही है, तो ऐसे में दिल्ली संशय क्यों नहीं करेगा? फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो सारी चीजें हैं, यही चीजें हैं जो दिल्ली में बैठी सरकार को एक डिजावू में डाल रही है कि क्या अगर हम वापस जम्मू कश्मीर की सरकार को वो पावर्स दे देते हैं जिससे वो जम्मू कश्मीर की पुलिस को या फिर कानून व्यवस्था को कंट्रोल में करेगी, तो क्या उस कानून की शक्तियों को जम्मू कश्मीर की सरकार सही तरीके से उपयोग कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? या फिर जम्मू कश्मीर की सरकार के पास जैसी पावर आती है तो क्या जो एंटी इंडिया लोग हैं, अब भारत के एंटी नेशनल लोग हैं, भारत के अंदर और भारत के बाहर, क्या जब जम्मू कश्मीर के पास पावर वापस आएगी तो उसका फायदा उठाएंगे? तो ये अपने आप में सारे प्रश्न हैं, और इसी के इर्द गिर्द दिल्ली लगातार, आप दिल्ली की नजर से अगर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि दिल्ली आखिर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने में देरी क्यों कर रहा है, और देगा या नहीं देगा ये तो बाद की बात है। पर फिलहाल क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले, या फिर अमित शाह जी ने चुनाव से पहले ये स्पष्ट किया था कि स्टेटहुड की वापसी जम्मू कश्मीर को होगी, पर आप सोचिए कि कितना मुश्किल है एक ऐसी स्टेट को स्टेटहुड देना, या फिर उस सरकार को वापस पावर्स देना जिस सरकार ने पहले अतीत में 70 हार्डकोर टेररिस्ट को छोड़ा था। और एसपी वैद का ये भी कहना है कि ये वही टेररिस्ट थे जब छोड़ने के बाद ये जम्मू कश्मीर में या फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो आतंकी संगठन थे उनके हेड बनते, उनके टॉप कमांडोज बनते हैं। तो अपने आप में आप इस सारी चर्चा से समझ सकते हैं कि आखिर दिल्ली के लिए स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को देना कितना मुश्किल है। फिलहाल इस चर्चा से हमारा यही प्रयास था कि हम आपको दिल्ली का व्यू समझाएं कि आखिर दिल्ली स्टेटहुड क्यों नहीं दे रहा है। आपका इस सब पर क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।